हाय स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 11 हिंदी नैतिक शिक्षा हरियाणा बोर्ड की किताब है आपकी, और इसका पाठ नंबर 17 आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन होने वाला है। पाठ का नाम है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता देता हूं, आपको इस कंप्लीट बुक का सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा और वीडियोस भी मिल जाएंगी। तो प्लेलिस्ट और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर से चेकआउट करना। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। देखो, ये कहानी बहुत ही प्यारी सी है, आसान सी है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम आप में से सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं से सुनने को मिला होगा। देखो, शुरुआत में इनके पास कुछ खास था नहीं, जिंदगी बस ऐसे ही गुजारा कट रहा था। और उससे वो कैसे एक महान वैज्ञानिक बने, कैसे उन्होंने मिसाइलें बनाई, वो सारी चीजों की कहानी इन समरी यहाँ पे इस पाठ के अंदर है। चलो पढ़ते हैं इनकी कहानी। अबुल पाकिर जैनालुद्दीन अब्दुल कलाम, यानी कि एपीजे, ये है उनका पूरा नाम है, ये एपीजे अब्दुल कलाम, या फिर आप पूरा पढ़ लो तो, अथवा एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी मिसाइलें बनाई, इसीलिए उसको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु में धनुषकोटी गांव में एक मध्यवर्गीय मुस्लिम परिवार में हुआ था। मतलब एक मध्यवर्गीय होता है, मतलब हमारे जैसा सही आम जिंदगी वाला, ज्यादा अमीर भी नहीं ज्यादा गरीब भी नहीं। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत प्राथमिक विद्यालय में उनको दाखिला कराया गया, क्योंकि ऐसा ही होता है गांव में। तो आपने भी देखा होगा, गांव वाला क्या होता है, नॉर्मल सा कोई स्कूल होगा उसमें एडमिशन करा दिया, वहीं आसपास यही था तो इसमें एडमिशन करा दिया उनका। सन 1958 में इन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातन की उपाधि प्राप्त की, यानी कि स्पेस के बारे में, वो टेक्नोलॉजी वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी वहाँ पे। स्नातक होने के बाद में, मतलब पढ़ाई पूरी हो गई जब वो पास हो गए उसमें, उसके बाद में उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्था में प्रवेश किया। अब देखो, ऐसे ही जीवन में क्या होता है, हम लोग भी तो यही करते हैं, हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं। ऐसी ही आम सी जिंदगी इनकी भी चल रही थी, ये भी सीखते जा रहे थे और आगे अपनी करियर के अंदर बढ़ते जा रहे थे। सन 1962 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन में आए। यहाँ उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रेक्षण कर कर परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई, मतलब जो भी एक्सपेरिमेंट वगैरह करने थे, क्योंकि अंतरिक्ष विज्ञान में पढ़ा था ना इन्होंने। देखो, ये नाम जो था, यानी कि स्पेस के बारे में पढ़ रहे थे, ये अपना मिसाइल विसाइल के बारे में नहीं पढ़ रहे थे, ये स्पेस के बारे में पढ़ के आए थे, कैसे काम करता है, कैसे वो चीज़ें हैं, और उसी में अपना करियर आगे बना रहे थे। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रेक्षण, यानी कि SLV-3 का निर्माण कर रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया। यानी कि इन्होंने जो है एक पहली बार एक सफल परीक्षण किया, और एक जो है बोल सकते हो सैटेलाइट बनाई ASLV-3 नाम से, या फिर निर्माण कर रोहिणी उपग्रह भी कहते हैं उसको। तो उसको जो है सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। उन्होंने कहा भी है, बिना प्रयास के कभी सफलता नहीं मिलती और सच्चा प्रयास कभी असफल नहीं होता। अब देखो, ये बात जो है काफ़ी अच्छी है, सीखने वाली बात है, कि बिना प्रयास के, हम में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भाई ज़िंदगी है अपना मस्त से, तो चलो मेहनत करते रहो। अब मेहनत अगर हम बिना प्रयास करें, ऐसे मन मन में सोचते रहेंगे ना, हमें कभी सफलता नहीं मिलने वाली किसी भी काम में। और अगर हम दिल से, सच्चे मन से उसको प्रयास करते हैं, हमें नौकरी करनी है, हमें बिजनेस करना है, हमें कुछ चीज़ में काम करना है, कोई रिसोर्स डेवलप करना है, कुछ भी करना हो, अगर हम दिलो जान से उसके ऊपर, मतलब पूरा जो है कह सकते हैं पूर्ण रूप से उसी के ऊपर अर्पित हो जाएं कि हाँ, हमें ये करना ही करना है बस, तो हमें सफलता से कोई नहीं रोक सकता, तो फिर कभी असफल नहीं होता। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी बात इन्होंने कही है। उनकी सच्ची लगन और प्रयासों से ही सब कुछ सफल रहा। सन 1992 से 99 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार और सुरक्षा शोध और विकास विभाग के वे सचिव भी रहे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। आग्नेयास्त्र, ये कौन से अस्त्र होते हैं भाई, जो भी है, चलो कोई ना, तो इन कुछ अस्त्र वगैरह में किया होगा। इसी प्रकार जो है पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक तो जिंदगी बढ़िया चल रही थी, चलो ठीक है, कहीं पे उन्होंने एडमिशन करा, थोड़ी सी सैटेलाइट लॉन्च कराई, मदद करी, ज्ञान आता गया। लेकिन अब वो समय था जब दुनिया बदलने वाली थी, यानी कि
परमाणु हथियारों की जो होड़ थी ना दुनिया के अंदर, वो लग चुकी थी। हर किसी को ये लग रहा था कि मेरे पास न्यूक्लियर बम होना चाहिए। तो उसी टाइम के दौरान में इन्होंने कुछ काफ़ी खतरनाक इन्वेंशंस करी थी। इस प्रकार जो है पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर इन्होंने किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। डॉक्टर कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक कराने के लिए एक विशिष्ट प्रदान की। वे भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार थे। अब यहाँ पे जो है ना इन्होंने मतलब आपको थोड़ी सी बुरा भी लग सकता है, क्या हो रहा था जब भारत के अंदर जो है ना परमाणु हथियार बना रहे थे, इलीगल था मतलब उस टाइम पे बनाना, ऐसे कोई भी देश अपने घर पे नहीं बना सकता था। मतलब जो बड़े देश थे बेसिकली, बड़ी कंट्रीज थी, जो रूलिंग कंट्रीज थी, तो वो कंट्रीज का ये मानना था कि हमारे अलावा कोई हथियार नहीं बना सकता। अब किसी को, क्योंकि एक्चुअली बात वो थी, जो टेक्नोलॉजी होती है ना, बनता कैसे है वो चीज, अब वो बनाते हुए कोई पकड़ लेते थे और पकड़ने के बाद में अपना बंद करवा देंगे। तो इन्होंने क्या करा, पूरा मामला परमाणु जो टेस्ट वगैरह थे वो सारे चोरी छिपे करे थे। मतलब अंग्रेजों को उनके भनक नहीं लगी, अमेरिका वालों को, जो भी संस्थाएं थी, बड़ी संस्थाएं, उनको भनक तक नहीं लगी विदेशी संस्थाओं को। और जब उन्होंने बना लिया, अब कौन रोक सकता भाई, अब तो बन गया है ना, अब बनाना आ गया ना हमको। क्योंकि वो पहले अपना ये होता है कि हम दावा ठोक सकते थे। सिंपल बात ये थी कि उनका प्लान ये था कि हम हथियार बेचेंगे, अब इस देश को बेचेंगे, हथियार बहुत महंगे आते हैं, अब हम खुद बनाएंगे तो सस्ते पड़ेंगे। तो वो ये प्लान में थे कि कोई दूसरा देश ना बना पाए और हमारे हथियार बिकते रहे ऐसे ऐसे करके, और बहुत अरबों खरबों के हथियार थे। तो वो चक्कर था और उसकी वजह से अब इन्होंने चोरी छिपे काम किया, परीक्षण में सफल रहे, और उसके बाद में फिर क्या था, फिर तो चुप चुपा के बैठ गए वो अगले, तो और क्या होना था। तो इसीलिए कह रहे हैं फिर ये इन्होंने काफ़ी अहम योगदान दिया भारत को, भारत की जो है तरक्की को लेके। उन्होंने अपना पूरा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया। गाइडेड मिसाइल होती है कि हम उसको बोलेंगे जा उधर मार के आ, बस उधर गई, उसको कोई माथाफोड़ी नहीं करनी फालतू की मिसाइल को। पहले क्या होता था, पहले निशाना लगाना होता था, जैसे बंदूक होती है ना, बंदूक में क्या होता है, निशाना लगाओ फिर गोली फायर करो, फिर गोली लगेगी। अब वो तुम्हारा निशाना सही है तो गोली लगेगी। यहाँ वो मिसाइल की टेक्नोलॉजी एडवांस कर दी इन्होंने बनाई थी गाइडेड मिसाइल, यानी कि उसको बोल दो बस यहाँ जाके मारना है, चाहे तुम किधर भी मुंह करके मार दो, वो वहीं जाके ठुकेगी। तो ऐसी मिसाइल इन्होंने बना दी। जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल प्रणाली को पृथ्वी, यानी कि अब जो मिसाइलें बनाई ना इन्होंने, अलग अलग टेक्नोलॉजी, जमीन से जमीन पे मारना, जहाज से दूसरे जहाज में मारना, या फिर जहाज से जमीन पे मारना, अलग अलग चीजें होती हैं। तो ऐसे जो है इन्होंने अलग अलग मिसाइल प्रकार की मिसाइलें बनाई और उनके अलग अलग नाम रखे गए। देखो, जमीन से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल, जिसको नाम दिया गया पृथ्वी, क्योंकि जमीन पृथ्वी कहते हैं ना, तो इसीलिए इसका नाम रख दिया पृथ्वी। और टेक्निकल कोर व्हीकल मिसाइल को त्रिशूल नाम दिया गया। जमीन से हवा में मार करने वाली रक्षा प्रणाली को आकाश, क्योंकि जमीन से ऊपर क्या है, आकाश है ना, तो आकाश नाम रख दिया। और टैंक रोधी मिसाइल, क्योंकि टैंक बहुत पावरफुल होते हैं, तो टैंक रोधी मिसाइल परियोजना को नाग नाम दिया गया, क्योंकि नाग जो है डस देता है ना किसी भी चीज को, तो वैसे जो है ये टैंक को डस लेती थी ये मिसाइलें। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपने मन में संजोए रैक्स के बहुप्रतीक्षित सपने को अग्नि नाम दिया, यानी कि उन्होंने और भी बहुत सारी चीजें प्लान कर रखी थी, एक और मिसाइल बनाई जिसका नाम रखा अग्नि, आग। अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल के सफल परीक्षण का श्रेय उन्हीं को जाता है, उनके अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता था। सन 1998 में भारत ने पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कर लिया। अब उनके अथक प्रयासों से भारत परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सूची में आ गया। क्योंकि देखो, पहले जो मैं बता रहा था कि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि हमारे सामान बिकना कम हो जाए, तो उसके चक्कर में नहीं करने दे रहे थे वो। लेकिन अब भारत उस लेवल पे आ चुका था, अब भारत भी परमाणु शक्ति संपन्न देश बन चुका था। भारत रत्न से सम्मानित अब्दुल कलाम, ये देखो भारत रत्न की उपाधि उनको दी गई थी, तो उनसे सम्मानित अब्दुल कलाम देश के सच्चे सपूत थे। 27 जुलाई 2015 को यह महान आत्मा इस संसार से विदा हो गई, देहांत हो गया कह सकते हो। डॉक्टर अब्दुल कलाम राजनीतिक क्षेत्र में के व्यक्ति नहीं थे, उनको राजनीति से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और भारत की कल्याण संबंधी नीतियों के कारण उन्हें राजनीतिक दृष्टि में से संपन्न माना गया है। यानी कि उन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन दिया यार, उन्होंने अपना मतलब देश की तरक्की, देश को किसी के आगे झुकने नहीं देंगे, वो ख्यालात उनके मन में हमेशा से रहे थे। इसी चिंतन के आधार पर डॉक्टर अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। वे जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक इस पद पर रहे।
श्री कलाम बातचीत में बड़े विनोद प्रिय स्वभाव के थे, मतलब बहुत प्यार से बातें किया करते थे। वे अपनी बात को बड़ी सरलता से रखते थे। इनके व्यवहार में हास्य मिश्रित वाक्यों का प्रयोग हुआ करता था, यानी हंसते मुस्कुराते हुए अपनी बातचीत किया करते, ऐसे पकाऊ बातें नहीं करते थे। डॉक्टर कलाम सभी प्रसंगों को मानवीयता की कसौटी पर रखते थे कि हमें मतलब इंसानियत को इससे कोई ज़्यादा खतरा नहीं है, क्या इसका कोई फ़ायदा है, नुकसान ज़्यादा है, वो सारी चीज़ें वो देखा करते थे पहले ही। डॉक्टर कलाम के लिए जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय जैसा कोई भेद महत्व नहीं रखता था। वे सर्वधर्म समभाव के प्रतीक थे, यानी सभी धर्म उसके लिए एक समान थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने अपनी कलम से अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक संघर्षों के वर्णन के साथ अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल और नाग, ये जो मिसाइलें थी 5 मिसाइलें, इनके विकास की कहानी भी लिखी है कि कैसे हमने इनको बनाया, क्या क्या कठिनाइयाँ हमको जो है सहन करनी पड़ी। ये 5 मिसाइलें जो है ना इन्होंने ही बनाई है और इन्हीं के नाम पे आगे चलती रहेंगी, जानते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को मिसाइल संपन्न देश के रूप में जगह दिलाई, क्योंकि पहले भारत के पास कोई खास मिसाइल नहीं थी। सारी ऐसे कोई रूस से मंगा रखी है, कोई अमेरिका से, कोई इंग्लैंड से, पता नहीं कहाँ-कहाँ से मंगाते रहते थे। और उनको अब उनकी मिसाइलें हैं, उनको पता है अच्छे से कि क्या डाल रहे हैं, क्या वो काम कितनी करते हैं, कितनी पावरफुल है। बट हम लोग अपनी मिसाइलें कभी नहीं बना पा रहे थे और जिसकी वजह से पूरा मामला गड़बड़ा जाता है, पैसा उनको जा रहा है, आर्थिक कमजोरी, बहुत सारी नौटंकियां होती है अलग लेवल पे। तो कुल मिला के कह सकते हैं कि भारत का पैसा अब भारत में ही रह रहा था। भारत को एक महाशक्ति के रूप में देखने का उनका सपना अवश्य पूरा होगा। हुआ नहीं है, क्योंकि महाशक्ति का मतलब है ऐसा देश जिससे टक्कर लेने वाला पहले सोचे कि लेनी है टक्कर या नहीं लेनी है। तो ऐसा सपना था उनका कि कोई भी ऐसे ऐरा गहरा या कोई भी ताकतवर देश भी अगर मुंह उठा के ऐसे नहीं कर सकता कि भारत को जाओ कुचल के आते हैं। टक्कर लेने से पहले कम से कम अगले को सोचना पड़े कि तू बर्बाद हो सकता है। ऐसी महाशक्ति का इनका प्लान था कि ऐसी महाशक्ति को अपने देश को ऐसी महाशक्ति के रूप में जगह दिलानी है। और इन्होंने अपने लेवल पे पूरी कोशिश करी है, अपने जीवन में बहुत सारी मिसाइलें बनाई, टेक्नोलॉजी डेवलप करी थी। तो ये थी इनकी पूरी कहानी जीवन की, किस प्रकार इन्होंने जो है भारत को मतलब मिसाइलों के मामले में बहुत आधुनिक कर दिया। और इसीलिए तो हम इनको मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी खतरनाक मिसाइलें बनाई हैं जो आज भी जो है आर्मी की शान है बिल्कुल से। तो ये था हमारी प्यारी सी कहानी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ठीक है, आई होप पसंद आई होगी, प्यारी सी कहानी थी। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।